हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो प्रश्न है वो किस तरह से सॉल्व करें। मूल्यह्रास के क्रियात्मक जो प्रश्न होते हैं उनको हम किस तरह से एक प्रॉपर मशीन खाता बनाकर समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ही उपयोगी है, आपके लिए नॉलेजफुल है। वीडियो में अंत तक बने। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक मशीन का क्रय मूल्य 60,000 रुपए है, उसकी स्थापना पर 2500 रुपए खर्च हुए तथा अवशिष्ट मूल्य उसकी 4,500 रुपए। मशीन की कार्यावधि 10 वर्ष है। यदि स्थायी प्रभाग पद्धति से ह्रास की गणना की जाती है तो मूल्य ह्रास की गणना कीजिए तथा 3 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाए। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, मशीन का प्राइस दिया हुआ है, कितना है 60,000 रुपए। इसके अलावा उसको जो स्टेब्लिश करने पे जो खर्च आया वो है 2500 रुपए और उसका रेसिडुअल वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 4,500 रुपए और मशीन का जो वर्किंग लाइफ है वो 10 इयर्स दिया हुआ है। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से, है ना, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं किसका, डिप्रिसिएशन का, कि ह्रास किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए, ह्रास निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या है, एनुअल डिप्रिसिएशन बराबर होता है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पे दिया हुआ है 60,000 रुपए माइनस रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है ना, ठीक, 4,500 रुपए, और उसको हम डिवाइड करते हैं वर्किंग लाइफ से। तो क्या सूत्र हो जाता है? सूत्र हो जाता है संपत्ति की लागत माइनस अवशेष मूल्य बटा संपत्ति का जीवन काल। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो संपत्ति की लागत होती है ना, मशीन का जो प्राइस है, उस प्राइस में आपको उसके परचेस वैल्यू को तो जोड़ना ही है जो 60,000 रुपए है, साथ में आपको उसको जो इस्टेब्लिश करने में जो खर्च आया, उसको स्थापित करने में जो खर्च आया 2500 रुपए, वो भी उसमें प्लस करने हैं। तब वो जो एसेट है उसकी प्रॉपर कॉस्ट होगी। तो वो हो गया 60,000 मशीन की कीमत और 2,500 रुपए उसको लगाने में खर्च हुआ, 62,500। ये हो गया मशीन की लागत, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है, अवशेष मूल्य। जो हम मशीन को उसके उपयोग जितना साल, 10 साल है, 10 साल उसका उपयोग किए, जितना हमने उसका यूज करना था कर लिया। अब इसके बाद जब हम उसको बेचेंगे तो उसके विक्रय से जो मिलेगा वो उसका रेसिडुअल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो वो है 4,500 रुपए। तो 62,500 रुपए में 4,500 रुपए हम माइनस कर देंगे, बचेगा 58,000, और उस 58,000 को भाग देंगे, किससे डिवाइड करना है, वर्किंग लाइफ से। वर्किंग लाइफ कितना है, 10 ईयर, तो 10 से भाग देंगे तो 5,800 रुपए एनुअल डिप्रिसिएशन आएगा। वार्षिक ह्रास का अमाउंट जो है वो 5,800 रुपए आएगा। अब चलिए देखते हैं, हमको 3 साल का मशीन खाता बनाना है। तो 3 साल का मशीन खाता किस तरह से बनेगा? मशीन खाता हम प्रॉपर उसका प्रोफार्मा तैयार कर लेंगे और उसके बाद डेबिट साइड में, 2 साइड होते हैं, तो डेबिट साइड में हम सबसे पहले एंट्री करेंगे जो मशीन हमने खरीदा है उसका। और इस प्रश्न में देखिए, इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है। अगर डेट देता तो हम यहाँ डेट मेंशन करते कि हम किस डेट में ये पोस्टिंग कर रहे हैं। तो इसका जो भी डेट होगा वो डेट लिखेंगे। और जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन खाता के अब डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, रोकड़ खाता से टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट याद रखिएगा, अमाउंट लिखेंगे 60,000 रुपए खरीदने का और 2,500 रुपए उसके स्टेब्लिशमेंट का। तो टोटल लिखेंगे 62,500 रुपए डेबिट साइड। अब और कुछ नहीं हुआ इस साल, तो लास्ट में, ईयर के एंड में, है ना, चाहे वो 31 हो या 31 मार्च हो या 31 दिसंबर में, उस दिन अब हम फिर एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन लगाने का। उस समय क्या एंट्री होती है? उस समय एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ह्रास खाता डेबिट मशीन खाता से। तो मशीन खाता क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। हमारा जो पोस्टिंग का नियम है वो ये कहता है कि हम जो खाता खोल रहे हैं, जैसे हम मशीन खाता खोल रहे हैं, तो मशीन खाता पहली एंट्री में क्या हुआ था, डेबिट हुआ था जब हम मशीन खरीदे थे। मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता सी। तो मशीन खाते के डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, रोकड़ खाता सी। अब सेकंड एंट्री जो हम किए, सेकंड जनरल एंट्री में हमारी हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो मशीन खाते के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है टू बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ह्रास खाता को। और अमाउंट लिखेंगे कौन सी, जो हम एनुअल ह्रास कैलकुलेट किए हैं 5,800 रुपए, वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाना है क्रेडिट साइड।
अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 60,000 रुपए वो हमने दिखा दिया, 2,500 रुपए दिखा दिया, एनुअल ह्रास जो हम निकाले वो दिखा दिए, लेकिन वो 4,500 रुपए गायब है। उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, उसकी कहीं खाते में कोई पोस्टिंग नहीं करनी है। वो क्या है, वो अंतिम में मिलने वाला अमाउंट है, वो जो है वो काल्पनिक है ना। हमने इमेजिन किया है कि इतना पैसा हमको मिल सकता है, वो कोई वास्तविक राशि नहीं है, तो उसका जनरल एंट्री नहीं करेंगे। अब क्या करना है, अब देखिए डेबिट साइड में है 62,500 रुपए, क्रेडिट साइड में है 5,800 रुपए। तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस करके हमने बैलेंस निकाल लिया, ये आ गया 56,700 रुपए आपका। अब इस 56,700 रुपए को अगले साल सेकेंड ईयर में जनवरी 1 में या अप्रैल 1 में, जिस भी दिन आपके खाते ओपन होते हैं उस दिन आपको डेबिट साइड में फिर से लिखना है। क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंस बीडी, शेष लाया गया। ठीक है, वो क्या अमाउंट आ गया, जो यहां क्रेडिट में था वही अमाउंट अब डेबिट में आ गया। डेबिट में आ गया अमाउंट। अब डेबिट में अमाउंट आने के बाद उस साल फिर कुछ नहीं हुआ, तो जो 56,700 रुपए है वो सेम अमाउंट वहां पे रहेगा। उसके बाद फिर क्रेडिट साइड में, कब, एंड में, ईयर के लास्ट में हम फिर से क्या करेंगे, वही पोस्टिंग करेंगे जो हमने ऊपर किया है। क्या पोस्टिंग होगी, जनरल एंट्री हमारी फिर से होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ तो मशीन अकाउंट के फिर क्रेडिट में हम लिख दिए ह्रास खाता को, और अमाउंट वही रहेगा क्योंकि हम स्थायी प्रभाग पद्धति से बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारा। इसमें क्या होता है, ह्रास का अमाउंट चेंज नहीं होता, जो पहले साल लगा था साल भर का वही दूसरे साल भी साल भर का लगेगा और तीसरे साल भी वही अमाउंट लगेगा। तो वही 5,800 रुपए फिर क्रेडिट में लिख दिए। अब 56,700 रुपए में 5,800 रुपए माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50,900 रुपए आ जाएगा। 50,900 रुपए आ गया। अब यही 50,900 रुपए हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड ईयर का बैलेंस कहलाएगा। तो वो उसी दिन 31st को ही हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे शेष ले जाया गया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सीडी, और वो अमाउंट लिखेंगे 50,900 रुपए। दूसरे साल का हम क्लोज कर दिए। दूसरे साल का क्लोज करने के बाद थर्ड ईयर के फिर जनवरी या अप्रैल में, जिस भी डेट में ओपन होते हैं, इस प्रश्न में नहीं दिया डेट, तो फिर हम लिखेंगे बैलेंस, है ना, बीडी ब्रॉट फॉरवर्ड, लाया गया, ऊपर से नीचे लाया गया, शेष लाया गया, कितना, वही अमाउंट 50,900 रुपए। और फिर क्रेडिट में फिर से वही होगा, क्या होगा, ह्रास खाता को आपको वही काम करने हैं हर साल, चाहे 10 साल बनाना पड़े। स्थायी प्रभाग पद्धति की यही खासियत है कि इसमें आपको कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़ता है, एक बार आप कैलकुलेट करेंगे और उसी को उतारते चलेंगे। तो आप क्रेडिट में क्या लिख लिए, ह्रास खाता को 5800 रुपए। ठीक है, मेहनत आपको एक बार करनी है, एक बार लड्डू बन गया उसके बाद उसको खाते रहिए जब तक इच्छा है। तो फिर क्रेडिट में हम लिख दिए 5,800 रुपए ह्रास के नाम पर। अब 50,900 में 5,800 रुपए माइनस कर दीजिए, तो आ गया 45,100 रुपए। वो 45,100 रुपए बैलेंस होगा, और वही बैलेंस अगले साल चौथे साल में अगर हम चलते, ठीक है, यहां तो हमको 3 साल का ही बनाना, चौथे साल का भी अगर हम बनाते तो वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता 45,100 रुपए। ठीक, तीनों साल का हम क्लोज कर दिए और इस तरह से हमारा मशीन खाता कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको डेप्रिसिएशन निकालने में या उससे रिलेटेड एसेट अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा या असुविधा नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में और कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।